Hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the questions of direct tax law for the May 22 and November 22 examination. See, हमने एग्ज़ाम्स तो दे ही दिए राइट एंड अब जो है नया फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा तो क्यों ना हम जो है फटाफट उसके क्वेश्चंस एक बार देख लें। तो अभी एकदम से पढ़ना आपको ज़रूरी नहीं है, पर जब भी आप पढ़ने बैठो तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस वीडियो एंड एक बार आप अपने सारे क्वेश्चंस को ब्रशअप कर लो राइट और उसके हिसाब से जो भी लर्निंग है उसको आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। अभी सोर्स पूरा स्टडी मटेरियल ही रख रहे हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होंगे तो एडिशनल क्वेश्चन के लिए दूसरी शीट्स को रेफ़र कर देंगे राइट। तो जिनकी एग्ज़ाम्स अभी हुई है तो वो तो शायद ही पढ़े, पर जिनकी एग्ज़ाम्स अभी आने वाली है तो वो तो प्रिपरेशन चालू कर दी होगी उन्होंने, तो आप एक बार इसको रेफ़र कर लेना जब आपको लगे कि चलो एक बार मैंने एक चैप्टर देख लिया है और एक बार क्वेश्चंस भी मैंने देख लिया है, बट एक बार पर्टिकुलर फटाफट तरीके से रिवाइज़ करना हो तो आप इस वीडियो के थ्रू रिवाइज़ कर सकते हो। इधर हम स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस सारे जो एग्जाम्पल्स है वो भी और क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे एंड देन हमें जब ज़रूरी लगेगा तो उसी वक्त हम स्टार मार्क भी कर लेंगे पूरे सारे क्वेश्चंस देखने के बाद कि ये क्वेश्चन देखना ज़रूरी हो जाएगा तो हम इसको स्टार मार्क कर देंगे। एंड ऑब्वियसली बात है कि सेकेंड टाइम रिवीजन और मल्टीपल टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो उसके बाद वो स्टार्स भी कम होते जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबली वो स्टार मार्क मैं अभी नहीं करूँ, बट एक बार आप सारे क्वेश्चंस को देख लो। सबसे पहले तो इन्होंने बेसिक में स्टार्ट कर दिया था कि पूरा ओवरव्यू बता रहे थे इनकम टैक्स लॉ का, जिसमें 7 शेड्यूल बता रहे थे, इनकम टैक्स एक्ट बता रहे थे क्या होता है, फाइनेंस एक्ट बता रहे थे, इनकम टैक्स रूल्स जो 1962 है वो बता रहे थे, सर्कुलर नोटिफिकेशन से उसके बारे में बता रहे थे। अब सर्कुलर नोटिफिकेशन में 2 एग्जाम्पल थे, वो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो सर्कुलर है ना वो CBDT इशू करता है कि पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम दिखे राइट, तो जो भी सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम दिखे तो उसके लिए उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सर्कुलर या प्रॉब्लम्स दिखे या टाइम टू टाइम जैसे कुछ डाउट्स आ रहे हों उसको क्लैरिफाई करना हो कि पर्टिकुलर प्रोविज़न है इसका स्कोप क्या है राइट, तो इसी प्रोविज़न का स्कोप क्या है, ये पर्टिकुलर डाउट है, ये डाउट बहुत मेजरली चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर्स आते हैं। तो एक तरीके से गाइडेंस ही हो जाता है ऑफिसर्स के लिए। पर ये याद रखना कि जब भी सर्कुलर इशू होते हैं ये प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं करते कि कल को कोई सा सर्कुलर में प्रोविजंस के कॉन्ट्रारी कुछ लिख दिया तो ये प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं करेंगे। और ये सर्कुलर जो है डिपार्टमेंट के लिए रहता है एंड ये असेसी के लिए नहीं रहता है। तो सी बाइंडिंग की अगर हम बात करें तो सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग होता है, असेसी के लिए बाइंडिंग नहीं होता। दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर, तो जो सर्कुलर बेनिफिशियल है उसका वो एडवांटेज ले सकते हैं। अब बात यही है कि प्रोविजंस के अंदर के स्कोप में डाउट है या पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है तब जाके सर्कुलर्स आते हैं। तो अब नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे सर्कुलर CBDT इशू करती है वैसे ही नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो प्रोविजंस है उसको इफेक्ट में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उस नोटिफिकेशन से प्रोविजन इफेक्ट में आता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स थे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 क्लॉज 4 सब क्लॉज H इंटरेस्ट पेबल बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इन्होंने बॉन्ड और डिवेंचर इशू करे थे एंड इस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट पेबल बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बॉन्ड्स और डिवेंचर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। तो सब्जेक्ट टू सच कंडीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बताएंगे वो एग्जाम्प्ट होता है, मतलब इंटरेस्ट जो पे करती है पब्लिक सेक्टर कंपनी वो एग्जाम्प्ट होता है, बट ये उन्होंने बोल दिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। सी देयरफॉर बॉन्ड एंड डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन विच वुड क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन अंडर दिस सेक्शन आर स्पेसिफाइड। तो उन्होंने क्या बोला कि यार ये बॉन्ड और डिबेंचर है ना जिस पे इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताएगा। अब जैसे सेक्शन है तो सेक्शन को इफेक्ट में लाने के लिए पर्टिकुलर ये नोटिफिकेशन था एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन के थ्रू बता देगा एंड उस तरीके से प्रोविजन इफेक्ट में आ जाएगा। तो एक अपन ने पढ़ा कि नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, फिर एक है कि CBDT इज़ ऑल्सो इम्पावर्ड टू मेक और अमेंड रूल्स नोटिफिकेशन इशू करके। अब CBDT कैसे? अब जैसे बात करते हैं 35 CCD की, इधर CBDT इम्पावर्ड है कि वो गाइडलाइंस बताए राइट फॉर नोटिफिकेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो CBDT ने इसी तरीके से उन्होंने जो है अकॉर्डिंगली CBDT ने जो है रूल 6 AAF करके गाइडलाइन भी इशू करी है कि जो ये पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट को स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं पर्टिकुलर वो अप्रूव्ड होना चाहिए।
तो उन्होंने गाइडलाइंस और कंडीशंस बताई है कि किस तरीके से आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35 CCD अप्रूवल हो जाएगा और किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब ऐसा है कि रूल को अमेंड करना हो, रूल में कुछ चेंजेस करने हो तो CBDT लेकर आ जाते हैं नोटिफिकेशन। प्रोविजंस में अगर कुछ बात होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आता है। अभी अपन ने सिर्फ इतना समझा। जैसे कि हमने बात करी कि इधर सब ओवरव्यू की बातें चल रही, जिसमें ITI, फाइनेंस एक्ट, रूल्स, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, केस लॉज। अब सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन में हमने एग्जाम्पल देख लिए, केस लॉज है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। मतलब कि एक लॉ में सिर्फ एक्ट ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें और होती है। वहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी ज़रूरी हो जाता है और रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में इतने सारे रूल्स है पर्टिकुलर, पर हमको सारे रूल्स तो देखने नहीं है। जिसमें एग्जाम्पल है हम वो देख लेंगे। तो पहला जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, रूल्स ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब कि जैसा दिया गया है वैसा पढ़ना है। इसमें एक सेक्शन 57 का रेफरेंस यूज़ करा है, क्यों ना हम एक बार वो देखते हैं। देखो सेक्शन 57C क्या बोला है केस लॉ में। सेक्शन 57 अपना IFOS से रिलेटेड है, राइट। सुप्रीम कोर्ट इन CIT वर्सेस राजेंद्र प्रसाद मूडी नोटेड दैट प्लेन नेचुरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज। अगर आप सेक्शन 57 का नेचुरल कंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है अगर आप उसको पढ़ोगे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, कि ये ज़रूरी नहीं है इनकम होना एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर करा है, उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपको इनकम अराइज हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई होना एज अ डिडक्शन। मतलब मैं कोई सा भी एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इनकम भी जनरेट होगी उससे। सेक्शन 57 ये बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंड हो होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम अर्निंग के लिए, मेकिंग ऑफ अर्निंग इनकम। जो एक्सपेंडिचर हो वो होली और एक्सक्लूसिवली इनकम कमाने के लिए हो। बट ये सेक्शन ये नहीं बोल रहा है कि दिस पर्पस मस्ट बी फुलफिल, कि ये पर्पस फुलफिल्ड ही होना चाहिए टू क्वालिफाई द एक्सपेंडिचर फॉर डिडक्शन। तो अगर आप पढ़ो तो उस सेक्शन में कभी ऐसा नहीं बोला है कि दैट पर्पस मस्ट बी फुलफिल्ड, कि वो फुलफिल होना ही चाहिए टू क्वालिफाई द एक्सपेंडिचर फॉर डिडक्शन। ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है दैट एक्सपेंडिचर डिडक्टिबल तभी होगा अगर इनकम अर्न हुई हो। बस ये लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर मस्ट बी लेड आउट होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस, कि उस पर्पस के लिए हो। ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही, वो इनकम हो ही, राइट, तभी डिडक्शन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मतलब कि भाई इसमें यह अंतर है कि अगर आपने कोई सा लोन लिया, भाई आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब आपने लोन लिया है, पैसा आपके पास आया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपने पर्पस आपका इनकम कमाने का ही था, राइट। आपने पर्पस आपका था फॉर मेकिंग और अर्निंग इनकम। बट हो सकता है कि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वहाँ से आपको डिविडेंड नहीं आया हो, तो डैट डजंट मीन ना कि आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर्पस था आपका इनकम कमाने का, वहाँ से आपको डिविडेंड नहीं आया। तो अगर आपका पर्पस फुलफिल हो गया है, फुलफिल इन द सेंस कि आपने उस पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर करा है, राइट, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये थोड़ी ना है कि आपको डिविडेंड मिलेगा तभी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। तो इसलिए ये एडमिसिबल है। देखो एक बार हम देख लेते हैं कि जब एसएससी ने मनी बोरो करा है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट, राइट, एंड पेड इंटरेस्ट, क्योंकि उस मनी बोरो पे उसने इंटरेस्ट पे करा पर उसको डिविडेंड नहीं मिला। अब जो इंटरेस्ट जो उसने पे करा है, जिस पैसे को उसने इन्वेस्ट करके पर उसको वहाँ से डिविडेंड नहीं मिला, वॉज एडमिसिबल, वो एडमिसिबल है एज अंडर सेक्शन 57, राइट, क्योंकि पर्पस तो था ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसने करा, राइट, उसने उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही, ऑफ मेकिंग और अर्निंग इनकम के लिए ही उसने इन्वेस्टमेंट करा। बट ठीक है, वहाँ से नहीं आया, बट फिर भी ये एडमिसिबल है, राइट। तो एक्चुअल में भले वो कॉन्सिक्वेंस आए कि नहीं है इनकम के रूप में, बट आपको डिडक्शन तो मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको जो है इधर डिडक्शन मिला। फिर इधर बहुत सारे रूल्स दे के रखे थे, राइट। अब इंटरप्रिटेशन में भी ऐसा है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं और एक होता है एड्स टू इंटरप्रिटेशन, मतलब कि जो एड्स मतलब जो हेल्पिंग, ये हेल्प करेगा आपको इंटरप्रिटेशन में। अब एड्स में भी इंटरनल एड्स होते हैं, एक्सटर्नल एड्स होते हैं, तो कुछ प्रोविजोस है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज होते हैं, ये सब इंटरनल एड्स हैं। एक बार वो देख लेते हैं। एंड उसको बेटर तरीके से समझाने के लिए इन्होंने सेक्शन 80 GGB एंड GGC का यूज़ करा है, राइट। 80 GGB एंड GGC ऐसा है कि जब आप कंट्रीब्यूशन करते हो ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनके लिए है ये।
अब GGB है, B कंपनीज़ के लिए है, C कंपनीज़ के लिए नहीं है, इससे लिखा हुआ है कंपनीज एंड अदर पर्सन, जिसमें कंपनी B के लिए है एंड अदर पर्सन C के लिए है। तो ADGGB और GGC जो है वो प्रोवाइड फॉर डिडक्शन, GTS से आपको डिडक्शन मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट दोनों है, राइट। अब इसके अंदर एक प्रोविजो है, क्या प्रोविजो है? सी कि द प्रोविजो टू सेक्शन 80 GGB एंड GGC प्रोवाइड दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा अगर आपने सम कंट्रीब्यूट करा है कैश से, तो अगर आपने कैश पे करा है डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो प्रोविजो करके उन्होंने एक सिनेरियो बता दिया कि देखो ये यूँ तो आपको मिलेगा, बट ये मतलब कि एक एक्सेप्शनल सिचुएशन कि यार इस केस में आपको नहीं मिलेगा, राइट। दस द प्रोविजन टू दिस सेक्शन स्पेल आउट द सर्कमस्टेंसेस, इन्होंने सर्कमस्टेंसेस बता दिए गए हैं, राइट, जब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब ये प्रोविजन तो था ही था, एक्सप्लेनेशन भी था एक नीचे, और उस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का मतलब बताया कि यार पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टी होती है जो रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 29A ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो ये एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफाई कर रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जैसे कि हम अपने लेटर्स में हाउएवर और मोरओवर का यूज़ करते हैं, तो हाउएवर करके इन्होंने, हाउएवर जो होता है हमारा वो एक्सेप्शन होता है, तो ऐसा प्रोविजन में उन्होंने बता दिया कि ये सब चीज़ें रहेगी, आपको डिडक्शन तो मिल जाएगा पर इस सिचुएशन में नहीं मिलेगा। रही बात है हमारा एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ऐड ऑन कर दिया मोर ओवर करते हुए कि यार पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करो डिडक्शन तो मिलेगा, मोर ओवर वो पॉलिटिकल पार्टी ना रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब जैसे आता है एक नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज, इसका मतलब क्या? नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज मतलब ऐसे क्लॉजेस जो स्टार्ट होते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, कुछ भी कहीं पे भी लिखा हो हमको कोई मतलब नहीं है नॉन ऑब्स्टेन, राइट। मतलब कि मैं हूँ बेस्ट, कुछ भी कहीं भी लिखा हो मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कैसे समझ में आएगा? जब क्लॉज में ऐसा लिखा हो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। देखो जैसे सेक्शन 43B जिसमें डिडक्शन मिलता है स्पेसिफाइड सम का, तो डिडक्शन ऑफ सर्टन स्पेसिफाइड सम, ये सम स्पेसिफाइड, वो स्पेसिफाइड आपको 43B में दे के रखा है। डिडक्शन ऑफ सम स्पेसिफाइड सम फॉर कंप्यूटिंग, जब आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो ना PGBP की, राइट, तो उसमें जो डिडक्शन है कुछ सम का आपको डिडक्शन मिलेगा, वो सम आपको दे के रखेंगे, वो पर्टिकुलर सम का आपको डिडक्शन मिलेगा पर वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। बट नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब कहीं भी कुछ भी लिखा हो कि कहीं ऐसा लिखा हो कि एक्रूअल बेसिस पे जो भी है, पर यार मैंने बोला ना स्पेसिफाइड सम, ये स्पेसिफाइड सम को आपको पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगा। तो नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज एक तरीके से ओवरराइड करता है अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को, राइट, एंड इधर आपको पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। अगला सेक्शन जो बेसिक कंसेप्ट में आता है वो डेफिनेशंस का आता है। उस डेफिनेशंस में एक पर्टिकुलर डेफिनेशन थी इनकम की। अब इतना सारा हमको इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हम तो सिर्फ वो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जो एग्जाम्पल्स स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं। अगर उस डेफिनेशन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा तो उस पर पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी रहेंगे, राइट, हम वो क्वेश्चंस देख लेंगे। इनकम में एक पर्टिकुलर पॉइंट आया था कैपिटल रिसिप्ट वर्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कुछ टेस्ट थे, वो टेस्ट आपको भी अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यार ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो वो रेवेन्यू है, अदरवाइज कैपिटल है नॉर्मल। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जो ट्रांजेक्शन्स, राइट, जो ट्रांजेक्शन विच आर एंटर्ड इनटू, जो एंटर हुए हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। तो अब ट्रांजेक्शन विच आर एंटर्ड इनटू कोर्स ऑफ बिजनेस जो इंसिडेंटल है या एसोसिएटेड है, देख तो डायरेक्टली रिलेटेड है या इंसिडेंटल एसोसिएटेड है, तो वहाँ से जो प्रॉफिट अराइज होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। जैसे कि अगर बैंकर है और या जो फाइनेंसर है, राइट, डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज और सेल ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स में डील करता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, राइट, सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। तो एक जैसे कि ठीक है, वहाँ से जो इनको इनकम आ रही है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रही है। वेयर एज ये ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स में, राइट, तो लैंड और बिल्डिंग से अगर इनको गेन होता है तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। देखो प्रॉफिट अराइज हो रहा हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या इंसिडेंटल एसोसिएटेड है, ठीक है, माना, पर लैंड से तो आपको कोई ताल्लुक ही नहीं। तो ऐसे केस में बिल्डिंग एंड लैंड वुड कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल एसेट इन द हैंड ऑफ ट्रेडर ऑफ शेयर्स एंड द सेम वुड कॉन्स्टिट्यूट स्टॉक इन ट्रेड, द सेम वुड कॉन्स्टिट्यूट स्टॉक इन ट्रेड। अब यही प्रॉपर्टी डीलर के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो आप समझो, ठीक है, उसके लिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो ठीक है, अभी हमने जो है बाकायदा ये देखा कि रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स
एंड फिर अगला एग्जांपल जो है वो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में है, एक बार वो भी देख लेते हैं कि ए इज रनिंग अ बिजनेस 1993 ऑनवर्ड्स, 1993 से बिजनेस वो कर रहा है, तो डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रीवियस ईयर 21-22 होगा, जब बोल के रखा असेसमेंट ईयर 22-23। तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट सेटअप हिज प्रोफेशन ऑन 1 जुलाई एंड डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर, राइट। तो ऐसे केस में 1 जुलाई हो जाएगा, राइट। तो कंपनीज एक्ट जैसा नाटक नहीं है कि पहला ईयर आपका जो है 12 महीने से ज़्यादा हो सकता है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। आपने जब से सेटअप किया, जैसे 1 जुलाई से कराया, तो 1 जुलाई से आपका वो प्रीवियस ईयर चालू हो जाएगा, अदरवाइज़ जो है अप्रैल टू मार्च जो है वो तो रहेगा ही। कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस थे जैसे कि पर्सन लिविंग इंडिया। ओके, तो देखो इसका मैं आपको एक बार ब्रीफ बता दूं कि अभी हमने जो है सारी डेफिनेशंस देखी थी, राइट। तो डेफिनेशंस में जिस पे एक पर जो आया था पर्टिकुलर एग्जाम्पल वो हमने देख लिया। अब आता है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, जिसमें हमने वो पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल करा। उसी में ही एक पोर्शन था कि सर्टन केसेस व्हेन इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर, जहाँ पे इनकम जो प्रीवियस ईयर की इनकम है वो असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं होते हुए वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स हो जाएगी। तो ये जो जनरल रूल है कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स होती है। फिर एक आता है एक्सेप्शंस कि प्रीवियस ईयर की इनकम जो है प्रीवियस ईयर में ही राइट हो जाएगी। तो जिसमें अपन ने 5 एक्सेप्शंस थे, उसको पढ़ा था अपन ने दीपिका पादुकोण स्पा। तो दीपिका पादुकोण स्पा किसे, डी से है अपना डिसकंटिन्यूड बिजनेस। सेकंड आता है पी से है प्रॉपर्टी। इधर प्रॉपर्टी मीन्स कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो लाइकली टू अवॉइड टैक्स। फिर एस से शिपिंग बिजनेस है। फिर पर्सन लिविंग इंडिया, जब आप इंडिया से बाहर जा रहे हो। और ए से AOP, BOI, AJP ये सब है। तो सबसे पहले पर्सन लिविंग इंडिया, इन सारे सिचुएशन में प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स करेंगे। तो सपोज करो इधर एक्स है जो इंडिया लीव कर रहा है 10 जून को, और AO को लग रहा है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है रिटर्न का, राइट। तो इंडिया के बाहर जाने से पहले, बिफोर लिविंग इंडिया, एक्स में बी आस्क टू पे द इनकम टैक्स। तो एक्स को बोला जा सकता है कि ऐसा करो कि आप इनकम टैक्स पे कर दो, और आप 10 जून को जैसे आप जा रहे हो तो 1 अप्रैल से 10 जून तक की जो भी इनकम है उस पर आप टैक्स भर के चले जाओ। अब जैसे AOP, BOI, AJP जो बोला है वो भी फॉर्म हुई है पर्टिकुलर इवेंट के लिए। वो ऐसे नहीं फॉर्म हुई है कि चलो एक फॉर्म करने के हिसाब से, वो एक इवेंट और पर्पस के लिए हुई है, और वो इवेंट फुलफिल हो गया इनका। जैसे यूजुअली बैंड्स होते हैं, ये बैंड बन गया, AOP बन गया इनका एक। जैसे कि रेड फ्लैग्स इज एन AOP जो 14 नवंबर को फॉर्म हुई है बाय एक्स एंड वाई फॉर अ लिमिटेड पर्पस, राइट। और ये पर्पस है फॉर ऑर्गेनाइजिंग म्यूजिकल कंसर्ट, जो अपनी बात हुई थी। तो ऑफ अ ब्रिटिश बैंड हॉट प्ले, तो एक कंसर्ट के लिए बनी है ये, और कंसर्ट के बाद ये डिज़ोल्व हो जाएगी। पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी है, वो पर्पस फुलफिल हो गया, ये डिज़ोल्व हो जाएगी। और ये जैसे कि 14/6 फॉर्म हुई है, 14/6/21 को म्यूज़िकल कंसर्ट होना है, 14/6/22 को फॉर्म हुई है, 14/11/21 को। तो ऐसे केस में क्या बोला है कि इन सच ए केस असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करेगा कि जो भी इनकम अर्न करी है 14/11 से 31/3/22, और फिर 1 अप्रैल 22 से 14/6/22, उसको कब असेस करेगा, वो 21/22 में ही असेस कर लेगा, मतलब वो प्रीवियस ईयर में ही असेस कर लेगा। दो क्या लिखा है कि AOP, BOI जो फॉर्म हुई है पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए, और असेसिंग ऑफिसर एप्रीहेंड करता है कि AOP, BOI ये डिज़ोल्व हो जाएगा उसी साल में या नेक्स्ट ईयर में। तो असेसमेंट ऑफ द इनकम ऑफ सच प्रीवियस ईयर अप टू द डेट ऑफ रिजोल्यूशन, देखो ही कैन मेक असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ सच प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट अप टू द डेट ऑफ डिजोल्यूशन, राइट। इधर जैसे डिजोल्यूशन 22-23 में हो रहा है, तो डिजोल्यूशन अगर आप देखो तो 14/6/22 को हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, ही कैन मेक असेसमेंट ऑफ द इनकम, वो इनकम का असेसमेंट करेंगे ऑफ सच प्रीवियस ईयर अप टू द डेट ऑफ डिजोल्यूशन एज इनकम ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब कि इनका जैसे प्रीवियस ईयर है 2021-22, क्योंकि ये फॉर्म हुई थी 2021-22 में, तो वो 21-22 में ही इनका जो है उनका असेसमेंट करेंगे ऑफ सच प्रीवियस ईयर अप टू द डेट ऑफ डिजोल्यूशन, राइट, एज द इनकम ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब कि वो उसी प्रीवियस ईयर का उसका इनकम मानेंगे, भले ही जो है कुछ पोर्शन 1/4/22 से 14/6/22 ये 22-23 का है, तो उन्होंने 22-23 को भी इधर ही लेकर आ गए हैं और इधर ही उसका असेसमेंट ये करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि पर्सन लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं जस्ट टू अवॉइड टैक्स, जैसे कि AO इज़ इन्फॉर्म
ए को इन्फॉर्मेशन आई कि एक्स जो है वो जो डिफ़ॉल्टर है एक ऑफ अ लीडिंग बैंक, वो अपने सेल कर रहा है लग्जरी कार, राइट, विद अ व्यू टू अवॉइड पेमेंट। वो सेल कर रहा है लग्जरी कार विद अ व्यू टू अवॉइड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो ऐसे केस में वो ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी, राइट, टू अवॉइड टैक्स। अब ऐसे केस में लग्जरी कार को कब वो सेल कर रहा है 2/10 को विद अ व्यू टू अवॉइड पेमेंट। इन सच अ केस असेसिंग ऑफिसर कमेंस कर सकता है प्रोसीडिंग्स टू टैक्स द इनकम, कैन कमेंस प्रोसीडिंग्स टू टैक्स द इनकम ऑफ द ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1/4/21 टू 2/10/21 इन असेसमेंट ईयर 21-22 इटसेल्फ। कि आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो अपनी 2/10 को, राइट, तो ऐसे केस में 2/10 तक की, मतलब कि 1/4/21 से 2/10/21 तक आपका असेसमेंट करेंगे 21-22 में ही। वो असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में ही कर लेंगे। तो इधर प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग, इधर प्रॉपर्टी बोला है तो इसमें लग्जरी कार भी आ गई। तो इधर प्रॉपर्टी में ऐसा है कि एनी ऑफ इस एसेट्स, जो भी आप एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो और विद एन इंटेंशन टू अवॉइड टैक्स, तो ऐसे केस में ये इधर आ जाएगा। तो अगले साल का वेट भी नहीं करने वाले, उसी प्रीवियस ईयर में आपका प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर जैसे डिसकंटिन्यूड बिजनेस, असेसिंग ऑफिसर को पता चला है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट दे हैव डिसकंटिन्यूड देयर बिजनेस और फ्रॉम 31/5, ठीक है। इन सच अ केस असेसिंग ऑफिसर अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर सकता है और जो भी 1/4/21 से 31/5/21, राइट, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 विल बी टैक्स इन AY 21-22। तो अगर बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया है, राइट, तो ऐसे केस में वो अपना डिस्क्रिप्शन लगा कर जो है टैक्स इनकम ऑफ द कंपनी फ्रॉम 21-22 फ्रॉम 1/4/21 टू 31/5 1 अप्रैल से 31 मई ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 21-22। देखो समझो, असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन आई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट ऐसा है कि आपका 2021 प्रीवियस ईयर होगा, तो आपका 21-22 असेसमेंट ईयर है। तो आप जो असेसमेंट ईयर है ना 21-22, उधर आप असेसमेंट कर रहे हो 2021 का। एंड ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ असेसमेंट आपको पता चला कि ये जो 2021 में जो ये कंपनी आपको दिख रही है ना, ये 31 मई 21 मतलब कि 2021 जैसे ही ओवर हुआ, ये 2 महीने बाद तो डिसकंटिन्यू हो गई। तो क्या 2 महीने का असेसमेंट क्या अगले साल करोगे क्या? क्योंकि डिसकंटिन्यू कब हुई अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर 21-22 में हुई। तो ये बोल रहे हैं कि जब प्रीवियस ईयर इस टाइम पे हुई है वो, तो क्या इसका असेसमेंट आप 22-23 में करोगे क्या? नहीं। तो जब मैं 2021 का असेसमेंट कर रहा हूँ 21-22 में, राइट, मैं जब असेसमेंट कर रहा हूँ 2021 का, और असेसमेंट करते करते मेरे को दिख गया कि यार मैं जिस साल का असेसमेंट कर रहा हूँ उस साल के बाद वो उसने 2 महीने ही ज़्यादा काम किया है, उसके बाद तो उसने काम ही नहीं किया, तो मैं उसको उसी साल में जोड़ देता हूँ क्योंकि डिसकंटिन्यूड बिजनेस है। तो देखो, सबसे पहले इन दी कोर्स ऑफ असेसमेंट आप असेसमेंट कर रहे हो, तो आप असेसमेंट किधर करोगे? आप असेसमेंट कर रहे हो 2021 का, और आपको पता चला कि यार इसने डिसकंटिन्यू कर लिया 31 मई 2021। तो आप सोचो कि यार मैं तो 2021 का असेसमेंट कर रहा हूँ और उसमें 31 मई तो आता नहीं है, क्योंकि 31 मई तो अप्रैल के बाद आएगा, तो अप्रैल और मई वो 2 महीने मेरे छूट रहे। तो ऐसे केस में AO अपने डिस्क्रिप्शन से टैक्स कर सकता है इनकम फ्रॉम 1 अप्रैल, वो अप्रैल और मई का, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 21-22। मतलब कि वो आपको प्रीवियस ईयर 2021 में ही, उसी टाइम जब वो प्रीवियस ईयर 2021 का असेसमेंट करे ना, उसी वक्त ये 2 महीने और जोड़ के कर देगा। तो समझो, मैं तो प्रीवियस ईयर 2021 का असेसमेंट कर रहा हूँ, राइट, तो वो तो टैक्स होगा ही होगा, बट जो 21-22 में सिर्फ वो जो 2 महीने चला है ना, वो भी टैक्स हो जाएगा, राइट। तो या तो आप अल्टरनेटिवली, आपके पास ऑप्शन है कि आप वेट करो, कि आप पूरे साल ख़त्म होने का वेट करो, फिर अगले साल जब 22-23 आएगा तब आप 21-22 में जो 2 महीने हैं उसका असेसमेंट कर दो। तो आपके पास ऑप्शन है कि असेसमेंट ईयर 2022-23 में कर लो, या आप 21-22 में कर लो। अब आप असेसमेंट ईयर 21-22 जब आप असेसमेंट कर रहे हो प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम का, तो उसमें ही 2 महीने ऐड करके आप कर लो ना, मई के मई। अगर आपको पता चल गया कि सिर्फ 2 महीने ही ज़्यादा उसने काम किया, तो मई के मई करके ख़त्म करो, या तो पूरे साल भर रुको, फिर साल भर रुको, फिर उसके बाद जब 22-23 आएगा असेसमेंट ईयर, तो तब आप अपनी 21-22 की इनकम, जो सिर्फ 2 महीने की इनकम है, तब आप 2 महीने का अलग से असेसमेंट करना, या तो चलती बहती गंगा में आप 2 महीने को अभी जोड़ दो,
ऑप्शन है आपके पास। अब आया है रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। देखो अब रही बात रेट्स की है, तो रेट्स तो हम क्वेश्चन करते करते देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है समझना, 115 BAC जो इंपॉर्टेंट है इसका एक बार हम प्रोविजन देख लेते हैं, फिर देन हम जो है क्वेश्चन करेंगे। रेट्स में अगर आपको पता हो तो 2.5 लाख तक की लिमिट है, सीनियर पे 3 लाख है, वेरी सीनियर पे वो 5 लाख हो जाता है, और फिर एक वो सर्कुलर आ जाता है 60 साल का, राइट, कि प्रीवियस है 21-22 है, राइट, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, और 1 अप्रैल मतलब कि 31 मार्च 22 ना, तो 1 अप्रैल 22 को ये 60 साल के हो रहे हैं। तो फिर ये मान लो कि 1 अप्रैल 22 को 60 साल के हो रहे हैं, मतलब 31 मार्च की रात को हो रहे हैं, तो इसलिए फिर वो 21-22 में भी वो 60 साल के मानकर उन पर फिर जो है 60 साल की लिमिट लग जाएगी। मतलब ये एसएससी के फेवर में डिसीजन है, राइट। हम तो 115 BAC देख लेते हैं। अब देखो 115 BAC क्या बोलता है, एज पर 115 BAC इंडिविजुअल और HUF, देखो सिर्फ इंडिविजुअल HUF बोला, बाकी दूसरों को तो दिया ही नहीं है, इंडिविजुअल और HUF वही बोला इन्होंने। उनके पास ऑप्शन है कि आप टैक्स पे करो टोटल इनकम पे, कंसेशनल रेट पे। अब टोटल इनकम पे भी यार अदर देन, जैसे कि जहाँ पे स्पेशल रेट लगता है, जैसे अपना चैप्टर 12 अभी अपन पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो उसकी तो बातें नहीं कर रहा है। कैजुअल इनकम 115BB, उसकी तो बातें नहीं कर रहा है, उस पर जो लगेगा रेट वो लगेगा। उसके अलावा जो है इनकम, उस पर आप कंसेशनल रेट से कर सकते हो, बट ये है कि इसमें आपको कुछ फिर वो डिडक्शन और एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगे। मीन सबसे पहले टोटल इनकम है, उसमें से ये जो है कैजुअल इनकम चैप्टर 12 की, LTCG, STCG, कैजुअल इनकम, ये सब हटाओ। ये जो इनकम है ना, इस पर देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, नॉर्मल रेट से पे करो, नॉर्मल रेट से पे करो, कंसेशनल रेट से ही पे कर सकते हो, पर कंसेशनल रेट में ऐसा है कि तुमको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेंगी, समझो। अब एग्जाम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगी कैसे, जैसे LTC नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, मतलब जिस भी हेड की जो भी डिडक्शन है ना, सब कुछ भी नहीं मिलेगा। हाउसिंग लोन पे जो आपको मिलता है चैप्टर 6A के डिडक्शन, पर इसमें भी अदर देन 80CCD टू एंड 80JJAA, इन दो के मिल जाएंगे, बाकी के नहीं मिलेंगे। तो जो ब्लू कलर से हाईलाइट है पर्पल कलर से, तो वो जो है उन पे तो सेपरेट जो टैक्स रेट है वो लगेगा, पर ये सब आप ले नहीं पाओगे, अवेल नहीं कर पाओगे LTC और डिडक्शन सारे। पर हाँ 80CCD सबसेक्शन 2 80JJAA जब वो क्वेश्चन में आएगा तब हम देख लेंगे क्या होता है, उसका आप जो है पर्टिकुलर डिडक्शन ले सकते हो। इसके अलावा आपको किसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब ठीक है, तो कंसेशनल रेट क्या है, ठीक है मैं ले लेता हूँ कंसेशनल रेट। आपने कुछ बोला डिडक्शन नहीं लेने का है, तो ठीक है मैं वो नहीं लूँगा, पर कंसेशनल रेट क्या है। अब देखो समझो, इधर 5, 20 और 30 वाला लफड़ा नहीं है, इधर 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे जाता है, 5 के बाद डायरेक्ट 20 नहीं। जैसे कि इधर वो सीनियर सिटीज़न, वेरी सीनियर सिटीज़न, ऐसा भी नाटक नहीं है। देखो 2.5 तक तो कुछ भी नहीं, 2.5 के ऊपर और 2.5 का गैप। देखो कैसे चलना है, पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इतना लिख दिया आपने, राइट। अब पहले 2.5 पे तो कुछ नहीं है, फिर 2.5 का गैप है, तो मोर देन 2.5 टू 5, फिर मोर देन 5 से 7.5, मोर देन 7.5 से 10, मोर देन 10 से 12.5, मोर देन 12.5 राइट टू 15, मोर देन 15, इस तरीके से चलेगा। एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आपने 115 BAC भी लेके रखा है तो आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये नहीं लगेगा, जो AMT लगता है वो नहीं लगेगा। और मैट की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि इंडिविजुअल HUF के लिए है, राइट। मैट तो कंपनीज़ के लिए, तो मैट कंपनी की तो बात ही नहीं आ रही, 115 BAC कंपनीज़ के लिए तो है ही नहीं, तो मैट पे तो कोई फ़र्क ही नहीं है। मैट तो जो लगेगा वो लगेगा, कंपनी पे जो नॉर्मल रेट है वो लगेंगे। इंडिविजुअल और HUF के लिए ज़रूरी है। और एक और बात है जो आपने पढ़ा था कि वो जो 60 ईयर और मोर है और 80 ईयर और मोर है, जो 3 लाख और 5 लाख का जो एग्जाम्पशन लिमिट है, तो अगर आपने 115 BAC लेके रखा है तो आपको फिर ये लिमिट का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, राइट। और डिटेल डिस्कशन तो है ही इसका, पढ़ेंगी, बट ठीक है अभी अपन जब क्वेश्चन करेंगे, कभी क्वेश्चन में रेफरेंस आ गया तो ठीक है। मतलब कि इंडिविजुअल HUF में ऑप्शन है आपके पास, एक नॉर्मल रेट से चले जाओ या 115 BAC से चले जाओ, राइट। एंड 115 BAC में जाओगे तो आपको डिडक्शंस कुछ भी नहीं मिलेंगे, वो 80CCD का सबसेक्शन 2 का और 80JJAA का आपको मिल जाएगा। चलो तो हम एक बार इसके इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। देखो मिस्टर राज, उनकी टोटल इनकम 13 लाख है, कंप्राइजिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। अब उसकी एज
37, 65 और 83 साल है। और मान लो कि राज ने जो है ऑप्ट ही नहीं किया है 115 BAC के लिए। चलो, तो पहले 2.5 लाख पे तो कुछ नहीं, फिर अगले 2.5 लाख पे 5%, कितना 12,500। फिर अगले 5 लाख पे 20%, तो ये 1 लाख हो गया। फिर अगले 3 लाख पे 30%, ये 90,000 हो गया। तो कितना हुआ 1,90,000 प्लस 12,500 है ना, 2,02,500। अब ये तो टैक्स ही है, अब इसमें आप सेस भी जोड़ो, राइट, 4% का, 3% नहीं, सेस 4% है। ठीक है, इस तरीके से 2,10,600 आपका हो गया पर्टिकुलर। चलो, ये हमारा हो गया। अब दूसरा 65 साल, यही 2.5 लाख की जगह वो हो जाएगा हमारा 3 लाख। तो जो पहले 3 से 5 है, राइट, पहले 2 लाख है, उस पर हमारा 5% है, 10,000 जोड़ा, राइट। अगले 5 लाख पे 1 लाख है, राइट। अगले 3 लाख पे 90,000 है, तो ये हो जाएगा 2 लाख। और 2 लाख में 4% ऐड कर दो, 2,08,000 हो गया हमारा। अब यही जो 83 है, तो इधर पहले 5 पे तो कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट उनकी जो है टैक्सेबिलिटी वो डायरेक्ट 20% से ही चालू होती है। तो 1 लाख हो गया वो, और 90,000 ये है, 1,90,000 हुआ, और 1,90,000 में 4% जोड़ो, 197600 ये हो गया हमारा। यही सारे कैलकुलेशन आपको इधर दिख जाएंगे। तो अभी तो इंडिविजुअल HUF की बात करके रखी थी। अब फर्म के लिए 30% है, लोकल अथॉरिटी 30% है। अब लोकल अथॉरिटी इधर आता है तो उधर सिर्फ इंडिविजुअल HUF, देखो 115 BAC इंडिविजुअल HUF, बाकी जो स्लैब है वो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP सबके लिए। पर AOP, BOI, AJP के लिए वो जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट कंसेशनल रेट है, वो इन पर नहीं लगता। तो लिख दिया हमने कि AOP, BOI, AJP के लिए वो कंसेशनल रेट नहीं है। अब फिर आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात, और अभी हमने कंपनी की तो बात करी भी नहीं, अभी फॉर्म LLP LA का पड़ा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो अलग ही स्लैब रेट है, उधर 10,000 की लिमिट है, जिसे 2.5 लाख की लिमिट है ना, उधर 10,000 की, 10,000 तक, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, 10%, 10,000 से ज़्यादा और 20,000 तक, राइट, तो 20% है, और 20,000 से ज़्यादा पे 30% है। और अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना 115 BAC, राइट, हमने ये पढ़ा ना 115 BAC, एक और है 115 BAD, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो रेसिडेंट है, बाकायदा आप कंसेशनल रेट ले लो। अब कंसेशनल रेट में जो उन्होंने टैक्स सरचार्ज के साथ ही बोल दिया 25.168% कि क्या है 30% तक जा रहे हो, ऐसा करो 25.168% लो, या तो ये याद रखो 25.168 छोड़ो, आप तो ये याद रखो 22% का आपको पर्टिकुलर रेट है, राइट। फिर वही बात आ जाती है कि आपको फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा 10AA इन सब का, 32AD, 33AB, ABA, 35 AA, 35 CCC, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो भी है। पर वही बात आ जाती है एक और कि अदर देन 80JJ है, उसमें इधर ये नहीं आएगा 80CCD सबसेक्शन 2, क्योंकि वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो उधर लिख के भी क्या करेंगे। तो 80JJ का नहीं मिलेगा, कोई सेट ऑफ नहीं है, राइट, तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। फिर वही बात आ जाती है कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 115 BAD भी एक अच्छा सेक्शन है, अच्छा सेक्शन इन द सेंस कि BAC और BAD है। BAD कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 22% का टैक्स रेट है। तो स्लैब रेट आपने देख लिया। अब कंपनी के लिए सब सोचेंगे क्या नहीं यार ये 30% इधर भी है, पर नहीं, इधर भी है, चीज़ें चेंज है। तो अपन ने पढ़ा 115 BAC, एक अपन ने पढ़ा 115 BAD, अब आता है एक 115 BAB, कंपनी के लिए भी अल्टरनेट आता है, तो उसमें 115 BAB और BAA, इधर तो 2 है। तो 115 वाले सेक्शन जिसमें कंसेशनल रेट है BAA, BAB कंपनी के लिए है, BAC अपना जो है पर्टिकुलर वो इंडिविजुअल HUF के लिए है, BAD हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो देखो आप समझो, आती इधर डोमेस्टिक कंपनी की बात, और जो है अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, राइट। अभी अल्टरनेटिव तो देख लेंगे हम, वैसे फोकस हमको अल्टरनेटिव पे ही करना है। नॉर्मल जो 25% और 30% है, पहले 30% था, वो 25% वाला सीन भी आ गया। बस एक ये याद रखना कि अगर टर्नओवर 1920 का, राइट, मैं 1920 की बात कर रहा हूँ, 1920 का, तो फाइनेंस एक्ट 21 जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखो कि प्रीवियस ईयर 1920 में टर्नओवर आपका 400 करोड़ तक था कि सीमित, तो 25% है, वो सारी कंपनीज इधर ही आ जाती है, राइट। एंड अदर केस में 30% है,
उन बोथ द केसेस मैट तो अट्रैक्ट होगा, राइट। तो इन बोथ द केसेस मैट 15% ऑफ बुक प्रॉफिट वुड बी अट्रैक्ट। अगर आप ये जो टैक्स निकाल रहे हो और टैक्स निकालते निकालते ऐसा हो रहा है कि वो तो 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से भी कम जा रहा है, राइट। तो ऐसे केस में भैया 15% तो पे करना है, मतलब कि ये सारा टैक्स सब्जेक्ट टू 15% ऑफ बुक प्रॉफिट है, पर वो उधर 15% ऑफ बुक प्रॉफिट है, फिर आप बुक प्रॉफिट निकालोगे, राइट। मतलब ये आप टैक्स पे करो इसके हिसाब से, बट वही है कि फिर वो 15% ऑफ बुक प्रॉफिट के नीचे नहीं आना चाहिए। 15% ऑफ बुक प्रॉफिट तो होना ही होना, और ज़्यादा है तो ज़्यादा पे करो, मतलब कि मैट और ये टैक्स रेट विच एवर इज़ हायर, सिंपल सी बात। और जो 30-30 बोलते हो ना, इधर 25 बोल दो, राइट। और 25 पे कंडीशन है, अदरवाइज़ जो है सबके सब 25 में आ जाएंगे, और 30 है फिर अदर केसेस में। फिर आती बात इधर भी कंसेशनल या अल्टरनेट टैक्स रिजेम की, तो 115 BAA और BAB इधर है। फिर वही बात आ जाती है कि इधर भी जो है डिडक्शन आपको विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द डिडक्शंस 10AA, 32AD, 33AB, ABA, 35(2AA), 35CCD डिडक्शन, चैप्टर 6A के सब। अब इधर हम बात कर रहे थे 80 CCD2, 80 JJAA। इधर बोल रहे हैं कि आपको 80 JJAA आ गया है, 80 CCD2 की तो बात ही नहीं करी, इधर 80M आ गया। इधर 80M का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, पर्टिकुलर फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन आता है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, उन सब का सब कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, 80 JJAA 80M का मिल जाएगा। फिर जैसे उधर AMT एप्लीकेबल नहीं हुआ था, तो इधर मैट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब वो भले ही जो रेट है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से कम जा रहा हो, जो भी है, मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो उधर 25 और 30% था, इधर 15% और 22% हो गया, 15% और 22%, राइट। तो हमने वो स्लैब देख लिया, फिर हमने देखा 22% है, फिर हमने देखा 15% है, और 15% के बाद 22% देखा, राइट। और 15% और 22% ऐसा है, 15% है BAB में और 22% है BAA में। तो BAA का 22% है और BAB ऐसा है कि आप BAB में कब फॉल हो गए, क्या पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना, तो ये 1/10/19 के बाद आप बने हो, और आपने एटलीस्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग 31/3/23 से पहले स्टार्ट कर दी हो, मतलब अभी तक, मतलब अभी भी अगर आपने स्टार्ट कर दी हो मैन्युफैक्चरिंग, तो 15% ले लो। अगर आपका कोई विचार नहीं है और सबसे पहले तो आप मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो, तो ऐसे केस में आपका 22 है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने फिर ये बोला। तो एक तो आता है डोमेस्टिक कंपनी की, हमने पूरी बात करी, राइट। सबसे पहले तो डोमेस्टिक कंपनी की बात करी हमने। डोमेस्टिक कंपनी में ही दो रेट थे, 25% और 30%। तो उधर 25 और 30 का क्राइटेरिया अलग था। 19-20 में वो टर्नओवर देखते हैं लेस देन इक्वल टू 400, और फिर अदर केस में 30% है, उसमें भी फिर मैट लग जाता है, 15% ऑफ बुक प्रॉफिट से कम नहीं होना चाहिए। फिर इसमें हमने अल्टरनेटिव्स देखे कि डोमेस्टिक कंपनी में ही कुछ आए हैं अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम। फिर अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में ऐसा है कि फिर ये 19-20 का टर्नओवर ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में आए हो तो आप ये देखो कि आप मैन्युफैक्चरिंग हो कि नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग हो और कमेंसमेंट आपने इनकॉर्पोरेशन जो है, इनकॉर्पोरेशन की मैं बात करूँ तो आप रजिस्टर हो गए हो, एक मतलब पुरानी कंपनी नहीं हो, एकदम नई नहीं हो, 1/10/19 उसके बाद से बने हो, और नई नई कंपनी हो, कमेंसमेंट भी आपने चालू कर दिया, 15% ले लो, अदरवाइज 22% आपको लगेगा। अब पॉइंट ये है कि इसमें डोमेस्टिक पे ही लगेगा, कल को आप फॉरेन कंपनी निकले, नहीं, फॉरेन कंपनी पे बेनिफिट नहीं है, कि डोमेस्टिक कंपनी पे हमने लेस रेट्स ऑफ टैक्स लगा दिया, और अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो उधर 50% और 40% है। अब अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है तो उसमें रॉयल्टी एंड फीस फॉर एंट्रिंग, आपने कोई टेक्निकल सर्विस दी, आपको फीस मिल रही है। फिर कुछ रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और एन इंडियन कंसर्न इन परसेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, कुछ एक एग्रीमेंट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो एग्रीमेंट भी ऐसा वैसा नहीं कि कोई सा रैंडम बना दिया, कुछ वो एग्रीमेंट है अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड मेड बाय कंपनी विद द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न, और ये एग्रीमेंट भी इस दौरान बना था, मतलब वो कोई सा पुराना एग्रीमेंट है उसके तहत। तो रॉयल्टी में ये है पूरा साल, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में ये है पर्टिकुलर साल। वो पुराने एग्रीमेंट में जो एक बार डिसाइड हो गया था तो ठीक है, उसका सम्मान करते हुए वहाँ से जो भी सम्मान क्या करते हुए वहाँ से जो भी आपको रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस आ रही है तो उसको तो भाई 50% लगेगा, अदरवाइज़ 40% है, राइट।
तो फॉरेन कंपनी ने करा होगा, कुछ फॉरेन कंपनी ने एग्रीमेंट करा होगा, उस एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से किया होगा, उनको वो ज्ञान गणित देते होंगे, उसके तहत कंपनी उनको पे करती होगी। अब उनकी तो इनकम है। अब कायदे से भी कंपनी ने बोल दिया कि हम पे कर रहे हैं, टैक्स वैक्स लगा देंगे, 50% का टैक्स ही लगा दिया डायरेक्ट, तो ठीक है। और अदर इनकम पे 40% है, मतलब फॉरेन कंपनी का याद रखने का 40% ही है। ये रॉयल्टी वाले क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आएगा तो अपन देख लेंगे। तो अबव रेट्स क्या बोले हैं, अबव रेट्स आर प्रिस्क्राइब बाय फाइनेंस एक्ट 2021, हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ इनकम एज मेंशन बिलो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज़ प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक रेट्स। तो ये तो ऊपर फाइनेंस एक्ट की तरफ से है जो है रेट्स। अब आईटी एक्ट 1961, इसमें जो कुछ रेट्स जो पहले से ही डिसाइडेड थे वो रेट्स सारे के सारे इन्होंने बात कर दी। ये जो भी अपन कैजुअल इनकम और ये सब पढ़ रहे थे ना, इसके सारे रेट्स की इन्होंने बात कर ली। फिर सरचार्ज है, तो ये रेट्स भी हम देख लेंगे जब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, तब हम स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स का जिक्र कर लेंगे। फिर जैसे कि हमने इधर ये पढ़ा था, क्या टैक्स रेट्स पढ़ी ना, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, तो सरचार्ज की भी बात कर लेते। अभी अपन सरचार्ज तो हर जगह 4% जोड़ रहे हैं, सरचार्ज नहीं, सॉरी, वो सेस जोड़ रहे हैं अपन, राइट। इधर अपन अपना सरचार्ज आएगा, सरचार्ज भी है, उस पर एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं, राइट। एंड देन फिर एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है। तो चलो एक बार सरचार्ज देख लेते हैं। चलो अब बात आती है सरचार्ज की, तो एक बार सरचार्ज भी देख लेते हैं। देखो, बात करें सरचार्ज की तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, जहाँ पे हम सरचार्ज, रिबेट, टेस्ट एंड नॉलेज के क्वेश्चन है, केस स्टडीज़ है, वो केस स्टडीज़ ये सब हम देखते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।